Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 6 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 6 and week number 6. So in our today's class we are going to continue our topic on the analysis and design of tension members, as we have already discussed in our previous classes. टेंशन मेंबर्स की हमने थ्योरेटिकली बैकग्राउंड को डिस्कस किया, उसके बाद कुछ सिंपल एग्जांपल्स वगैरह भी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। आज इसी टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। So these are our reference textbooks. In this course we can use steel structures by Zahid Ahmed Siddiqui and design manual, LRFD design steel manual जो है वो भी हमने Zahid Ahmed Siddiqui साहब का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा steel structures behavior and design by Charles Salmon and Johnson भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सुब्रमण्या की बुक जो है steel structure की, वो भी बड़ी ब्रॉड बुक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। So in our previous lecture we have already discussed about net area of steel sections, pipes, design of tension members already we have started and several examples हमने उसके सॉल्व भी किए थे। आज हम जो है मजीद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अंडर स्ट्रेस रिवर्सल और उसके डिज़ाइन एग्जांपल्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड डिज़ाइन के ऊपर। सेकंड डिज़ाइन बेसिकली इज रिलेटेड टू द डिज़ाइन। क्या पहले के अंदर क्या था कि हम एनालाइज कर रहे थे कि हमारा मेंबर जो है वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी कैरी कर सकता है। नाउ वी हैव अ टेंसाइल कैपेसिटी और हम चेक करते हैं उसके लिए हमें कौन सा सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली चूज करना है। सो सिलेक्ट अ डब्ल्यू सेक्शन टू रेजिस्ट द डेड लोड ऑफ 1020 किलोन्यूटन एंड एट सर्विस लाइव लोड ऑफ 680 किलोन्यूटन। अब यहाँ पे दोनों लोड्स गिवन है, डेड लोड गिवन है, लाइव लोड गिवन है। हमने जो है वो हमारे मेंबर चूज करना है कि इन लोडिंग्स को कौन सा मेंबर जो है वो इजीली हैंडल कर सकता है या बियर कर सकता है। यूजिंग A36 स्टील एंड AISC LRFD स्पेसिफिकेशंस वही है जो हम A36 की स्टील पीछे डिस्कस करा है। The member is to be around 9 meter long and is to be connected through its flanges only. Member 9 meter long है, W section है और जो flanges के जरिए से connected है। Assume that there can be as many as 4 millimeter rivets at any cross section to each flange. हर फ्लैंज के अंदर से जो है वो 2 सुराख हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें 4 व्यूज, चार जो है वो होल्स नजर आ रहे होंगे। 20 मिलीमीटर के रिवेट्स लगे हुए हैं। फास्टनर्स पर लाइन आर एट लीस्ट 3 एंड BF ऑफ द W सेक्शन में बी अज्यूम टू बी लेस देन 2/3 ऑफ D, कि जो BF की वैल्यू है वो हमारी कम होनी चाहिए 2/3 ऑफ डेप्थ से। फॉर द इनिशियल कैलकुलेशन ऑफ शियर लैग फैक्टर, कि ये हमने ओवरऑल जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटीज हमारे पास हैं, हमने एक डिजाइन करना है डब्ल्यू सेक्शन को कि हमारा जो डब्ल्यू सेक्शन है वो कितनी से जो है वो इस लोड कैरिंग कैपेसिटी को फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें कौन सा मेंबर जो है वो रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कैलकुलेशन वी विल गो फॉर द फैक्टर लोड। फैक्टर लोड हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, मेंबर की डायमेंशंस हैं। हमने जो कंसीडर करते हैं फैक्टर लोड इक्वल टू 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। हमने वैल्यू पुट की, टोटल वी गॉट अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल टू 2312 किलोन्यूटन। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया चेक करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिक्वायर्ड एरियाज। एरियाज जो है वो हम दो कंडीशंस के अंदर, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि एक हम यील्ड मेथड यूज कर रहे हैं, यील्डिंग लिमिट स्टेट, जिसके अंदर हम यील्डिंग की वैल्यू यूज कर रहे हैं एंड ग्रॉस जो है वो एरिया यूज कर रहे हैं। एंड सेकंड वी हैव अ अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ और उसके साथ जो है वो हम नेट एरिया वगैरह यूज कर रहे थे। तो रिक्वायर्ड एरिया को हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया मस्ट बी लार्जर ऑफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इनटू 1000 कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड बाय 0.9 इनटू FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब दोनों केसेस के अंदर हम क्या एरियाज चेक कर रहे हैं। पहले वाले कंडीशन के अंदर हमारे पास कैपेसिटीज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी, नेट एरियाज और ग्रॉस एरियाज थे। यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट कैपेसिटी है, फैक्टर लोड है, टोटल हम रिक्वायर्ड एरियाज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों में से जो लार्जर वैल्यू उसको हमने चूज करना है। अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इन 1000 कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड बाय 0.9 इज द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, FY is the yield strength of material. We got 2312 into 1000 conversion into kilonewton to newton. उसके बाद जो है वो 0.9 and 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर वी हैव अ वैल्यू ऑफ, जो मेगापास्कल की वैल्यू होती है आपकी स्टील के ग्रेड की यील्ड स्ट्रेंथ की। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड एरिया आ गया 10,276 मिलीमीटर स्क्वायर।
अगर मैं अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी के साथ जो है वो अल्टीमेट जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है या रप्चर स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो हम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो 0.75 इंटू अल्टीमेट रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंटू शियर लेग फैक्टर इंटू आर। आर बेसिकली इज द रेशियो ऑफ जो है वो हमारा नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया। जब तक हमें जो सेक्शन का पता नहीं चलेगा हम आर बेसिकली जो है वो आर की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है हमें सेक्शन पहले प्रॉपर्ली चूज करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका टोटल नेट एरिया क्या है और ग्रॉस एरिया क्या है। सो जनरली आर जो है हम 0.85 यूज करते हैं एज अ रेशियो ऑफ नेट एरिया टू ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पे हमने चूज किया कि एरिया आर बेसिकली इज इक्वल्स टू 0.8 और शेयर लेग इज इक्वल्स टू 0.8, तो यहाँ पे डबल हो गया, दोनों स्क्वायर में कंसीडर कर लिए। सो हमारे पास जो दो एरियाज की वैल्यूज आई वो एक एरिया आ गया 10,276 मिलीमीटर स्क्वायर बाय कंसीडरिंग यील्डिंग वैल्यू एंड एक एरिया की वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू जो रप्चर स्ट्रेंथ कंसीडर करने के बाद हमारे पास 10,667 मिलीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। So now we are again going to calculate the B minimum. B minimum is equals to 2.5 D plus 16. From that we got 66 millimeter. अब 66 मिलीमीटर मिलने के बाद ये असल में चैनल के अंदर क्या था कि चैनल के अंदर हमारी जो फ्लेंज है वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, जो लास्ट एग्जांपल में हम पढ़ा है। यहाँ पे हमारी जो फ्लेंज है बेसिकली वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही होगी। सो देयरफॉर द एप्रोक्सिमम मिनिमम फ्लेंज width required is equals to 66 into 2। जो हमारे पास फ्लेंज आई है वो हमारी डबल हो जाएगी, दो फ्लेंजेस के ऊपर दोनों डायरेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो देयरफॉर 66 into 2 is equals to 132 मिलीमीटर। अब जो एरिया था हमारे पास, एरिया कितना आया, टोटल एरिया हमारे पास आया 10,667 एंड दूसरा आया 10,276। उसमें से हायर वैल्यू हमने चूज की 10,667 मिलीमीटर और हमने जो है वो अपना ब्रिज डिजाइन का जो स्टील डिजाइन का जो मैनुअल था वो ओपन किया। स्टील डिजाइन मैनुअल में से हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस जो है वो चूज किए। ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग ऑफ सेक्शन, हमने एक जो है वो जिनकी एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, इस रिक्वायर्ड एरिया से इस सेक्शनल एरिया जो आपने चूज किए हैं वो एरिया कम से कम ज्यादा होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो एक सेक्शन चुना वो हमने चुना W200 into 86 और दूसरा हमने चुना W300 into 86 एंड तीसरा हमने चुना W410 into 85। पहले का जो एरिया आ रहा था वो 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर था, सेकंड का 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर एंड थर्ड का जो है वो 10,800 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जब आप ये सेक्शन चूज करते हो फ्रॉम ब्रिज डिजाइन मैनुअल के, तो आप जो है वो रिवर्स में चलते हो। फॉर एग्जांपल आप पेज नंबर 23 के ऊपर चले गए, वहां पे आपका जो W सेक्शंस है वो पूरा वहां पे खत्म हो जाता है W सेक्शन, तो आप वहां से रिवर्स में चूज करते हो। तो पेज नंबर 23 पे चेक किया, जो मैक्सिमम एरिया था वो आपने वहां से जो नियर टू यूर सेक्शन था वो चूज किया। उसके बाद आप पेज नंबर 22 पे आ गए, फिर पेज नंबर 21 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए। इसी तरह से आप रिवर्स में आते आते जो है वो अपने प्रॉपर सेक्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। नाउ सबसे एरिया जो कम है बेसिकली W सेक्शन के लिए वो है 2470 मिलीमीटर स्क्वायर। हमें तो उससे ऊपर वाला यूज करना है, तो हमने जो 3 रिस्पेक्टिव सेक्शंस चूज किए वो एक हमारे पास 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर का है, दूसरा भी 11,000, एक W200 into 86 है, दूसरा W310 into 86 है और तीसरा जो है वो W410 into 85 है। तो हमने जो सेक्शन चूज किया वो W200 by 86 हमने चूज किया है। अब हम इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड कंडीशंस वगैरह अप्लाई करते हैं। अगर हम एरिया बहुत ही ज्यादा हायर वाला चूज कर लेते तो सेक्शन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो पूरी हो जाती, कोई मसला नहीं है कि L over R का रेशो जो है वो भी सेटिस्फाई आ रहा है, टेंसाइल कैपेसिटी भी अच्छी आ रही है, सारी चीजें जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आ रही है। लेकिन स्टील इज वेरी एक्सपेंसिव मटीरियल, तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है वो। सेटिस्फाई जो है वो हमारे पास जो उसकी बजट बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस के अंदर हमने जो सेक्शन चुना W200 into 86, इसको हम मजीद वेरीफाई करते हैं बाय डिफरेंट ट्रायल सेक्शंस। हमने एरिया के हिसाब से तो एक सेक्शन चूज कर लिया, अब इसकी मजीद जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी, अदर जो क्राइटेरियाज उनको चेक करते हैं। हमने अपना जो है वो स्टील डिजाइन मैनुअल ओपन किया, इसके तमाम वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड कर लिए, एरिया रिकॉर्ड कर लिया, BF की वैल्यूज, TF की वैल्यूज रिकॉर्ड कर ली। TF is equals to 20.6 millimeters, RY is equals to 53.3 millimeter, RX 92.7 millimeter, TW we got 13 millimeter. After selecting all these values, basically we have to apply different types of checks. कि checks किस टर्म में अप्लाई करने हैं? For example, first of all we will check about the L over R ratio, कि हमारे पास L over R की वैल्यू जो है वो 300 से कम आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो है वो चेंज फैक्टर क्या था कि BF की वैल्यू जो है वो आपकी B मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए।
तीसरा जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड आल्सो बी हायर देन द अप्लाइड लोडिंग। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ये मेंबर उठा सकता है वो जो हमारी क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर लोड हमने निकाला उस फैक्टर लोड से ज्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद ये तीनों कंडीशंस हमने चेक करनी है। अब आते हैं प्रोजेक्टेड फ्लेंज के ऊपर कि एक फ्लेंज एक डायरेक्शन के अंदर कितना जा रही है। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यूज थे, यहाँ पे हमारे पास BF टोटल फ्लेंज की जो वैल्यू आई वो 209 वैल्यू आई थी। हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो फ्लेंजेस के अंदर, वी गॉट 104.5 मिलीमीटर। और BF की जो वैल्यू है बेसिकली BF हमारे पास बी मिनिमम जो है वो वैल्यू हमारे पास 66 मिलीमीटर थी। ये वैल्यू आपकी जो प्रोजेक्टेड फ्लेंज की वैल्यू है ये आपकी बी मिनिमम से ज्यादा है, तो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन हो गया। उसके बाद हम कैपेसिटी को चेक करते हैं कि BF ओवर D। अब BF हमारे पास जो है वो 209 है, D हमारे पास कहाँ पे, D हमारे पास कहाँ पे गिवन है, पीछे क्वेश्चन के अंदर डिटेल में पीछे चलते हैं। D जो है वो हमने कहाँ से चूज किया, उसी मैनुअल के अंदर से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। D की वैल्यू जो है वो 222 है हमारे पास। जब हमने रेशो निकाला टोटल दोनों का वो हमारे पास आ रहा है 0.941। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन जो क्या थी, कंडीशन कह रहा था कि जो आपका ओवरऑल BF ओवर D का जो रेशो है वो 2/3 ऑफ D से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने जो रेशो चेक किया वो हमारा 0.94 आ रहा है, तो रेशो जो है वहां पे सेफर कंडीशन में चला गया। So now in the absence of the detailed connection details, the AISC specification and the tables in the design is give the efficiency factor or shear leg factor is equals to 0.9। अब यहाँ पे 0.9 समटाइम्स जो है वो हमारे पास shear leg factor जो हमें क्वेश्चन पिछले में हमने डिस्कस किया वो 0.8 था, कहीं पे हम 0.9 भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम 0.85 भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास shear leg factor की वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने अज्यूम की फ्रॉम द मैनुअल कंडीशंस, जो मैनुअल के अंदर स्टील की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो आपको U की वैल्यू मिली हुई है वो 0.9 है। सो देयरफॉर द नेट एरिया इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया माइनस n D+3 इंटू TF। अब तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं। जो सेक्शन हमने चूज किया उसका एरिया जो है वो 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर था, ग्रॉस एरिया 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस 4 जो है वो टोटल होल्स बन रहे हैं आपकी दोनों प्लेट्स को जब हम कंबाइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक होल का जो फास्टनर का जो डाया है वो आपका 20 है मिलीमीटर प्लस 3 इंटू TF की जो वैल्यू है आपके पास वो 20.6 है, जो हमें यहाँ से मिल गई जो हमारे मैनुअल्स है। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, नेट एरिया वी गॉट 9105 मिलीमीटर स्क्वायर। सो अब टेंसाइल कैपेसिटीज को कैलकुलेट करते हैं। टेंसाइल कैपेसिटीज बाय यूजिंग यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड देन वी आर यूजिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। अब दोनों टेंसाइल कैपेसिटीज इज इक्वल्स टू 0.9, वी हैव अ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड एरिया सिलेक्टेड। एरिया सिलेक्टेड जो है वो हमारे पास 11,000 मिलीमीटर है। टोटल वैल्यूज हमने जब पुट की तो टोटल हमारे पास जो इंटेंसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई वो 2475 किलो न्यूटन की वैल्यू आ गई। अब दूसरे हमारे पास जब हमने अल्टीमेट कंडीशन अप्लाई की shear leg फैक्टर और नेट एरिया की, तो तमाम वैल्यूज जब हमने पुट की उसकी कैपेसिटी आ रही थी 2458 किलो न्यूटन की कैपेसिटी आ रही थी। यहाँ पे हमने shear leg फैक्टर जो है वो 0.9 यूज किया। अगर आप 0.8 यूज करते तब भी ये वैल्यू जो है वो एज पर हमारा जो अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा है वो 2300 समथिंग था। चेक करते हैं वो 2312 था। और दोनों केसेस के अंदर जो हमारा डिजाइन लोड आ रहा है वो 2475। अगर यहाँ पे मैं 0.8 यूज करता तो ये 2432 के करीब आ जाता किलो न्यूटन। तो दोनों केसेस के अंदर जो अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी जो है हमारी वो फैक्टर लोड जो अप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा हमारा मेंबर जो है वो बियर कर सकता है। तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो बेसिकली सेफ है। Then we are using R minimum जो है वो RX और RY की दोनों वैल्यूज आपके पास सेक्शन के अंदर गिवन है। एक वैल्यू जो है वो आपके पास 53.3 मिलीमीटर थी, दूसरी 92.7 मिलीमीटर थी। हमने RY की जो वैल्यू है लोअर वैल्यू वो हमने चूज की। L over R, L basically is the length 9 meter, 9 into 1000 divided by R minimum we got 53.3। तो हमारे पास जो रेशो आया वो सिलेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू आ रही है 168.8 जो वैल्यू आ रही है। ओवरऑल जो रेशियो है वो 300 से कम होना चाहिए, विल बी कंसीडर्ड एज अ सेफर डिजाइन।
सो नाउ फाइनल सिलेक्शन ऑफ द, जो हमारे 3 चेक थे वो तीनों अप्लाई हो गए। आर मिनिमम की वैल्यू चेक हो गई, अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटीज की वैल्यू चेक हो गई, नेट एरियाज और मूवमेंट्स की कैपेसिटीज जो है वो ओवरऑल वो भी चेक हो गई। उसके बाद जो है वो सिलेंडर रेशियो हमारा जो है वो चेक हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन इज W200 into 86, जो कि हमारी जो डिजाइन लोडिंग जो अप्लाई हो रही है उन लोडिंग्स को वो इजीली हैंडल कर लेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। अब स्ट्रेस रिवर्सल बेसिकली क्या होती है, जो हमने डिजाइन की है, पहले डिस्कस दोनों टेंसाइल मेंबर्स की, एक जो है वो हमने एनालिसिस ऑफ द टेंशन मेंबर किया, दूसरा जो है वो हमारा डिजाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर था। अब आते हैं मेंबर्स अंडर स्ट्रेस रिवर्सल। स्ट्रेस रिवर्सल बेसिकली क्या कहलाता है? द मैक्सिमम फैक्टर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस बट ड्यू टू डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कि हमारे पास कोई ऐसे मेंबर जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों लोड एक्ट करने के चांसेस हों, उस मेंबर को बेसिकली हम स्ट्रेस रिवर्सल मेंबर कंसीडर करते हैं। कि पॉसिबल हो सकता है कि ये मेंबर जो है वो इतनी टेंसाइल कैपेसिटी को फेस करे आने वाले जो चंद टाइम के अंदर ड्यूरिंग अप्लाइड सर्विस लोडिंग के अंदर, और या वो मेंबर जो है वो कितने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फेस कर सकता है। तो हम जो है वो TU बेसिकली इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल फैक्टर फोर्स एंड PU बेसिकली इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको जो फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन के अंदर हम 4 कंडीशंस बेसिकली अब यूज कर रहे होते हैं। नंबर वन कंडीशन बेसिकली क्या कहती है? द टेंसाइल फोर्स इज लेस देन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द कनेक्शन आर टू बी यूज मेड ऑफ वेल्डिंग, देन द टेंसाइल फोर्स विल बी नेग्लेक्टेड। अगर टेंसाइल फोर्स आपका कंप्रेसिव फोर्स से कम है और आपके जो है कनेक्शन जो है वो वेल्डिंग कनेक्शन यूज हुए हैं, तो आप मेंबर जो है वो एज अ टेंसाइल नहीं एज अ कंप्रेसिव ही डिजाइन करोगे। सिमिलरली इफ द टेंसाइल फोर्स इज in case of riveted or bolted connections less than 75% of the compressive force, therefore the member must be designed as a pure compression member। के कंडीशन से हमारे पास कि अगर हमारा जो टेंसाइल लोड है फोर्स है वो कंप्रेसिव से कम है तो हम कंप्रेसिव में जाएंगे वेल्डिंग कनेक्शंस के अंदर। अगर वो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन है 75% से ज्यादा है या कम है तो हम उस हिसाब से मेंबर को चूज करेंगे। सेकंड कंडीशन जो है वो भी यही कह रही है कि द कंप्रेसिव फोर्स इज लेस देन 10% ऑफ द टेंसाइल फोर्स एंड सिलेंडर रेशियो जो है वो आपका अराउंड 300 की वगैरह वैल्यू आती है। द कंप्रेसिव फोर्स में बी नेग्लेक्टेड एंड द मेंबर इज डिजाइन्ड एज अ प्योर टेंशन। कि पहले के अंदर हम प्योर कंप्रेशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं, जब टेंसाइल कैपेसिटी आपकी कंप्रेशन कैपेसिटी से कम है तो आप कंप्रेशन मेंबर ही डिजाइन करोगे। अगर आपकी कंप्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है टेंसाइल से तो आपका मेंबर जो है वो कंप्रेशन डिजाइन होगा। अगर टेंसाइल कैपेसिटी कंप्रेशन से ज्यादा है तो मेंबर जो है वो अंडर कंप्रेशन जो है वो चेक होगा और अंडर कंप्रेशन डिजाइन होगा। तो थर्ड कंडीशन जो है वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होती है पूरी जो लाइफ के अंदर इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने जो फर्स्ट कंफ्यूजन्स थी, फर्स्ट केसेस थे, उनको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये था कि ये एक इक्वेशन डेवलप की गई कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी मस्ट बी मोर देन 1 + 0.015 L स्क्वायर इंटू अल्टीमेट कंप्रेसिव कैपेसिटी। अगर ये इक्वेशन आपका यहाँ पे वैल्यू इस पूरे इक्वेशन से इस पूरी वैल्यू से ज्यादा आता है तो आप एज अ टेंसाइल जो है वो डिजाइन करोगे मेंबर को। अगर ये पूरी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा आती है तो आप एज अ कंप्रेसिव डिजाइन करोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन वन टाइप ऑफ मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल कंडीशन। वहां से जो है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। Design the member of a roof truss using the LRFD procedure carrying a factored compressive force of 450 kN के एक मेंबर है आपका रूफ ट्रस मेंबर डिजाइन करना है by considering LRFD डिजाइन प्रोसीजर, और उसके अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है फैक्टर्ड कंप्रेसिव फोर्स वो आपका 450 kN का है एंड द फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज इक्वल्स टू 840 kN और टेंसाइल कैपेसिटी आपकी जो है वो 840 kN की है। टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। वी आर यूजिंग बिल्ट अप सेक्शन कनेक्टिंग टू चैनल सेक्शंस बैक टू बैक। कि हम 2 चैनल सेक्शंस बैक टू बैक यूज कर रहे हैं और दोनों चैनल सेक्शंस की टोटल जो विड्थ है बेसिकली दैट विड्थ इज इक्वल्स टू 300 मिलीमीटर। चेक द मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल यूजिंग द LRFD प्रोसीजर। वेल्डेड कनेक्शन आर टू बी यूज्ड। हम वेल्डेड कनेक्शन यूज कर रहे हैं। मेंबर जो है वो उनकी टेंसाइल कैपेसिटी को हम चेक करते हैं कि जो है वो बैक टू बैक बिल्ट अप चैनल सेक्शंस लगे हुए हैं, कौन सी कैपेसिटी के लिए हमने मेंबर को डिजाइन करना है। आया वी हैव टू डिजाइन अवर मेंबर फॉर अ कंप्रेसिव फोर्स, आया वी हैव टू डिजाइन अवर मेंबर फॉर द टेंशन फोर्स।
तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। A36 स्टील की स्पेसिफिकेशंस हम यूज कर रहे हैं, LRFD का जो डिजाइन प्रोसीजर है वो हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो 2 चैनल सेक्शंस हैं, बैक टू बैक फिक्स हैं, 300 मिलीमीटर जो टोटल विड्थ है उनकी, 3L = 6 मीटर उसकी टोटल लेंथ है। सो इन द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल in solution, let's suppose we have a compressive force is equals to 450 kilonewton and tensile factor force is equals to 840 kilonewton। हमने जो थर्ड केस के अंदर जो इक्वेशन अवेलेबल थी, ये इक्वेशन हमने चूज की, इस वेरियस इक्वेशन को हमने चूज किया। यहाँ पे जब हमने तमाम वैल्यूज को 1 + 0.15 L स्क्वायर, L की जगह पे हमने 6 मीटर या जो उसको कन्वर्ट कर दिया हमने मिलीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया इनटू अल्टीमेट कंप्रेसिव फैक्टर फोर्स वी गॉट इज इक्वल टू, ये जो हमारा टर्म था पूरा कंप्लीट, इस टर्म की जो वैल्यू आ गई वो 693 वैल्यू आ गई। और जो अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी है वो हमारे पास 840 है और अल्टीमेट जो कंप्रेसिव फैक्टर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 693 है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द डिजाइन फर्स्ट एज अ टेंशन मेंबर एंड देन वी विल चेक फॉर द कंप्रेशन। अब हमारा जो मेंबर है वो डिजाइन होगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है इस पूरे तमाम फैक्टर से, सो मेंबर विल बी डिजाइंड एज अ टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर को हम डिजाइन करने के बाद जो हमारी कंप्रेसिव इंटेंसिटी एक्ट कर रही है उसको हम चेक करेंगे कि आया दिस डिजाइन मेंबर विल सस्टेन दिस कंप्रेसिव लोड और नॉट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि फॉर वेल्डेड कनेक्शंस एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, हमने पहले एरिया फाइंड आउट किया कि हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड, इसका फार्मूला जो था वो अवेलेबल है कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 0.9 इनटू FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास कम्युलेटिव जो ओवरऑल वेल्डेड सेक्शन के लिए कम्युलेटिव रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो 33 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, 3733 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये था कम्युलेटिव ओवरऑल बिल्टअप सेक्शन के लिए। हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर जो डेटा अवेलेबल है बेसिकली वो डेटा आपका स्पेसिफिक 1 by 1 सेक्शंस के लिए अवेलेबल है। तो हमने जो फॉर एरिया निकाला फॉर 1 चैनल सेक्शन, क्योंकि हमें बाकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस मैनुअल से चाहिए, तो हमने जो एरिया था रिक्वायर्ड उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 चैनल्स के अंदर। वी गॉट एरिया ऑफ 1867 मिलीमीटर स्क्वायर फॉर 1 चैनल। सो बी मिनिमम इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। ये हमारे पास फिक्स कंडीशंस हैं कि 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बी मिनिमम की वैल्यूज को चूज करने के लिए। नंबर 1, बी मिनिमम वैल्यू कोई भी आपको सेक्शन के अंदर गिवन हो जो डिजाइन मैनुअल के अंदर से आपको वैल्यू मिल जाती है। सेकंड, वेंडर कनेक्शन के लिए बी मिनिमम की वैल्यू आप डायरेक्टली 50 मिलीमीटर चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड, जो हम पीछे एग्जांपल के अंदर कंडीशंस डिस्कस कर रहा है कि बी मिनिमम इज इक्वल्स टू 2.5 D + 16, और इसके अंदर दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3.75 D + 18। तो जो ये आप वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो फोर्थ कंडीशन है बेसिकली वो क्या है कि अगर आपका बीम जो है वो 2 से 3 मीटर लेंथी है, लेंथ वाइज 2 से 3 मीटर उसकी लेंथ है, तो आप L/40 जो है उसको भी आप बी मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बी मिनिमम हमने 50 मिलीमीटर चूज कर लिया फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। सो ओपन अवेलेबल जो सेक्शंस थे हमारे पास जो डिजाइन मैनुअल के अंदर जो नियर टू दिस एरिया एंड स्पेसिफिकेशंस हमें वैल्यू दे रहे थे, वहां से हमें वैल्यू मिली। एक चैनल सेक्शन मिला C150 × 15.6 और दूसरा जो सेक्शन हमें मिला वो मिला MC310 × 15.8। तो इनकी जो कम्युलेटिव जब हमने प्रॉपर्टीज निकाली तो ट्रायल सेक्शंस के हिसाब से जब हमने 2 चैनल सेक्शंस 150 by 15.6 के चूज किए तो एक का जो उसका एरिया था वो 1990 मिलीमीटर स्क्वायर था। अगर हम इसको डबल कर दूं तो ये अराउंड जो है वो 3900 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो हमारा सेक्शन जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर थोड़ा सा सेफर रखना है, पर आगे जो भी स्पेसिफिकेशंस आएंगे उस हिसाब से चलते रहेंगे। बाकी CS 150 × 15.6 की अदर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने D की वैल्यू निकाली 152, BF की वैल्यू 51 मिलीमीटर, IX मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन X एक्सिस 633 × 10⁴ मिलीमीटर पावर 4, IY 36 × 10⁴ मिलीमीटर। उसके बाद X की वैल्यू, X यानी कि आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये बेसिकली आपका X कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके वॉल तक का डिस्टेंस। उसके बाद RX की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ गायरेशन इन X एक्सिस 56.4 मिलीमीटर, RY रेडियस ऑफ गायरेशन इन Y एक्सिस अदर डायमेंशन हमारे पास 13.4 मिलीमीटर है। तो ये तमाम वैल्यूज हमने हमारे सेक्शन में से जो है वो चूज कर ली। अब आते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज हमारे चूज होने के बाद नाउ वी आर चेकिंग फॉर द बी मिनिमम।
कि बोथ डी एंड बी एफ मस्ट बी मोर देन बी मिनिमम, कि जो हमारा बी मिनिमम था वो हमारे पास 50 मिलीमीटर है। हमने चेक किया कि जो डी की वैल्यू है और बी एफ की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो बी मिनिमम से ज्यादा हैं। तो फर्स्ट चेक हम कंसीडर करते हैं कि सेक्शन इज ओके, वी हैव टू मूव ऑनवर्ड। उसके बाद सेकंड के अंदर हम कैपेसिटी चेक करते हैं, टेंसाइल कैपेसिटी। अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी बाय कंसीडरिंग यील्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0.9 FY yield strength of material as per A36 specifications and area of selected section। ये 0.9 हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, FY yield strength 250, एरिया सेलेक्टेड बेसिकली हमारे पास 1990 है। ये एक चैनल सेक्शन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 चैनल से, डिवाइडेड बाय 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो टोटल लोड इंटेंसिटी जो है वो टेंसाइल कैपेसिटी आ गई 895.5 किलोन्यूटन। एंड सेकंड जब हमने अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी बाय यूजिंग अल्टीमेट जो फ्रैक्चर लोड था या अल्टीमेट जो कैपेसिटी थी मेंबर की शियर लेग कंसीडर करके नेट एरिया कंसीडर किया, तो नेट एरिया बेसिकली क्योंकि हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेट एरिया और ग्रॉस एरिया जो है वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। नेट एरिया आपका बेसिकली जब आप होल्स होते हैं सेक्शन के अंदर तो आप उसको ओमिट कर देते हो होल्स वाले एरिया को। यहाँ पे हमारे पास कोई होल नहीं है, हमारे पास ग्रॉस सेक्शन है क्योंकि हम वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर 0.75 as a strength reduction factor, Fu is the ultimate tensile capacity। उसके बाद U is the shear leg factor। अगर आप यहाँ पे 0.75 यूज कर रहे हो, 0.8 यूज करते हो, 0.85, 0.9 तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेट एरिया बेसिकली इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया और सिलेक्टेड एरिया, वही 2 सेक्शंस हैं, 1990 डिवाइड बाय 1000 एंड वी गॉट 1895.5 किलोन्यूटन। दोनों कैपेसिटीज जो है वो ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू है। और यहाँ पे हमने जब इसको अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी से चेक किया, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था कि अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 840, और यहाँ पे हमारी जो डिजाइन वैल्यूज आई हैं वो आई है 895.5 किलोन्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन इज ओके एंड वी हैव टू मूव ऑनवर्ड्स। नाउ अज्यूम u इज इक्वल्स टू 0.75 फ्रॉम द डिजाइन एड्स एंड लेटर चेक बाय यूटिलाइज द डिटेल फार्मूला। क्या आप जो वैल्यूज हैं डिजाइन एड फार्मूलाज और इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, और मजीद जो है वो अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू जो अज्यूम करना चाहते हैं वो भी अज्यूम कर सकते हैं। वी हैव वेरियस रेंज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक द अप्रॉक्सीमेट Rx एंड Ry वैल्यूज। क्या अब यहाँ पे Rx और Ry की वैल्यूज जो है वो हमें हमारे जो सेक्शन के हिसाब से, तमाम सेक्शन के हिसाब से जो है वो सेक्शनल प्रॉपर्टीज के साथ भी वैल्यूज गिवन है Iy और Ix से, जिससे हम Rx और Ry की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं या निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एज पर डिजाइन स्टैंडर्ड्स आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि Rx इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू H, टोटल H है आपके पास, यहाँ से भी आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। Ry इज इक्वल टू 0.660 इंटू B, जो आपके पास टोटल B है, आपने तमाम वैल्यूज को इसमें यहाँ पे पुट किया और जो आपके पास Rx और Ry की वैल्यू आ गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो सेक्शन की वैल्यूज जो गिवन है मैनुअल के अंदर हम वही चूज कर रहे हैं। Rx वी गॉट 56.4 मिलीमीटर फॉर सिंगल सेक्शन एंड Iy बेसिकली इज इक्वल्स टू Iy जो मेन होता है, जो सिंगल सेक्शन का Iy प्लस AK स्क्वायर एरिया इंटू K स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चैनल सेक्शन थे, अगर आप इसको यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग कर सकते हो। अगर एक इक्वेशन के अंदर यूज करके बाहर आउटर साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। हमने यहाँ पे दोनों को वैल्यूज को सेपरेटली कंसीडर किया है। अब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली Iy फॉर द प्रीवियस सेक्शन जो हमें एक सिंगल सेक्शन के लिए मिला वो था 36 इंटू 10⁴, जो कि हम स्पेसिफिकेशन में पहले डिस्कस कर आए हैं। ये आपके पास Iy इज इक्वल 36 इंटू 10⁴। यहाँ पे हमने 2 सेक्शन है, चैनल सेक्शन 2 है, बेसिकली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 अगेन क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया एक सेक्शन का 1990 था, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इंटू K स्क्वायर। अब K बेसिकली क्या होता है कि जो ओल्ड सेंट्रॉइड था, ओल्ड सेंट्रॉइड से लेके न्यू सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 151 टोटल जो डिस्टेंस था इस पूरे सेक्शन का, टोटल डेप्थ वो हमारे पास 300 की है। 300 में से हमने 151 जो है वो
माइनस कर लिया, 300 तो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस आया वो था 150 में से हमने एक फ्लेंज का डिस्टेंस 51 माइनस कर दिया। फिलहाल अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे आ गए। यहाँ से सेंटर से लेके और सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये आपका जो x है वो ऑलरेडी 12.7 का पीछे डिटेल्स के साथ गिवन है। हमने दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो टोटल हमारे पास 150 माइनस 51 प्लस 12.7 का स्क्वायर आ गया। So Iy basically is equals to 5038 into 10 raised power 4 millimeter power 4, and now we got the radius of gyration in y-axis. Radius of gyration in y-axis is equals to Iy जो cumulative Iy divided by जो है वो हमारे पास एरिया आता है सेक्शन का। Iy basically is 5038 into 10 raised power 4, एरिया for the two sections 2 into 1990, जो कि Ry की वैल्यू आ गई 112.5 मिलीमीटर। उसके बाद हम जो है वो मजीद स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हैं। हमने L ओवर R चेक किया, L ओवर R की तमाम वैल्यूज को हमने जब पुट किया, L ओवर R हमारे पास आ गया 106.4। अब ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन के अंदर केस की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेशन के अंदर टोटल वैल्यू जो है वो लेस देन 200 होनी चाहिए। तो हमने जब तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट किया वी गॉट 106.4, जो कि 200 से कम है। सेक्शन इज सेफ। नाउ चेक फॉर द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। अब हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के लिए चेक कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ या कंपैरेटिव फोर्स, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट कराते हैं, इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर E डिवाइड बाय K इनटू LR स्क्वायर। K LR स्क्वायर बेसिकली इज L ओवर R। रेशियो K जो है नॉर्मली कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम जो है वो 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। पाई स्क्वायर वी हैव E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200,000 फॉर द स्टील। K LR स्क्वायर, K की वैल्यू जो है वो 1 है। L ओवर R वी गॉट 106.4 स्क्वायर। हमने तमाम वैल्यूज को चेक किया, वी गॉट Fe basically is equals to 174.36 किलोन्यूटन। अब ये वैल्यू बेसिकली जो है वो 0.44 यानी कि 44% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। 44% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास जो है वो 110 किलोन्यूटन आता है। सो इस वजह से हमने जो है वो यहाँ पे 44 इंटू यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 110 किलोन्यूटन आ गया। इलास्टिक बकलिंग है। उसके बाद हमारे पास दो मजीद चेक हैं, फाई सी इंटू कंपैरेटिव स्ट्रेसेस ड्यू टू द मेंबर। उसके बाद जो है वो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमारे पास इंटेंसिटीज क्या आ रही हैं। तमाम वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं। फाई सी इंटू 0.658 Fy और Fe इंटू Fy, तमाम वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यू हमारे पास आ गई 123.47। उसके बाद हमने साई फैक्टर इंटू नॉमिनल ओवरऑल कंपैरेटिव लोड, हमने वैल्यूज को चेक किया। ये आपके पास स्ट्रेसेस हैं इंटू 2, 2 सेक्शंस हैं, इंटू एरिया डिवाइड बाय 1000। आपके पास वैल्यू आ गई 491.41 किलोन्यूटन, जो कि आपकी अल्टीमेट कंपैरेटिव स्ट्रेसेस जो स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं उससे ज्यादा है। सो देयरफॉर वी कंसीडर दिस एज अ सेक्शन इज सेफ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ दिस इज असाइनमेंट नंबर 5। जो हमने W सेक्शन का एग्जाम्पल डिस्कस किया उसी एग्जाम्पल को जो है वो आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। वैल्यूज जो हैं वो इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। A36 स्टील AISC स्पेसिफिकेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। एंड देन इन असाइनमेंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव अ सिमिलर कंडीशंस हियर। You have to design a member for a stress under reversal condition। रूफ ट्रस मेंबर है जिसके अंदर कंपैरेटिव फोर्स जो है वो 450 किलोन्यूटन का है, और जो आपका फैक्टर टेंसाइल फोर्स है वो बेसिकली 840 प्लस R इज योर रोल नंबर। L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मेंबर जो कि 6 मीटर की है। बाकी कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वी आर यूजिंग अ वेल्डेड कनेक्शंस हियर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने डिजाइन करना है एंड यू हैव टू सबमिट बाय फॉर योर असाइनमेंट नंबर 5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.